इंटरव्यू डायरीज़ के पिछले वीडियो में हमने बात की थी पर्सनालिटी टेस्टिंग के बारे में कि उसका असेसमेंट कैसे किया जाता है, कैसा एटीट्यूड आपको वहाँ पे रखना है कि आप अच्छे अंक उस मुद्दे पर प्राप्त कर सकें। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सिचुएशनल क्वेश्चंस के बारे में। सिचुएशनल क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें कोई परिस्थिति आपके सामने रखी जाती है और उस परिस्थिति के आधार पर आपको अपना उत्तर अपने विवेक से देना होता है। जो सिचुएशनल क्वेश्चंस होते हैं उनको किसी न किसी कॉन्सेप्ट से लिंक करना होता है। ऐसा नहीं है कि कोई सिचुएशन आपके सामने रखी, रैंडम आपके मन में कुछ भी उत्तर आया और आपने वहाँ पे प्रस्तुत कर दिया। कोई भी सिचुएशनल क्वेश्चन ऐसा होगा जिसके पीछे एक कॉन्सेप्ट छुपा होगा। इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। इस कॉन्सेप्ट से लिंक करके जब आप उत्तर देंगे तो आप एक श्रेष्ठ उत्तर दे पाएंगे जो पैनलिस्ट को भी पसंद आएगा और उनको ये भी समझ में आएगा कि आपको बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें पता हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यूज़ और एथिक्स जो है वो आपके दिमाग में होने चाहिए। एक कॉन्सेप्ट के रूप में वो ऐसी चीज़ है जिससे क्वेश्चंस कई सारे बन के सामने आ सकते हैं। ये वैल्यूज़ और एथिक्स जो है वो आपके उत्तर में पोर्ट्रे होनी चाहिए। दूसरा, आपकी अप्रोच जो है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। कहीं भी ऐसा न लगे कि आप किसी एक और इंक्लाइंड हैं। एक बैलेंस्ड वे में आपको आंसर देना है। सिचुएशनल क्वेश्चंस में कुछ कोर पॉइंट्स होते हैं जो तो आपको कवर करने ही होते हैं कि ये तो इसका उत्तर होगा ही होगा। उसके अलावा कुछ पेरिफेरल पॉइंट्स होते हैं जो एक बाय प्रोडक्ट के रूप में किसी सिचुएशन से निकल के आते हैं। उसकी रेमेडी भी आपको साथ के साथ बतानी है तो आपका उत्तर और भी ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं और कुछ एग्जाम्पल लेते चलेंगे कि उससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और उसका बेस्ट आंसर क्या हो सकता है। सबसे पहले हम लेते हैं प्राकृतिक आपदा को। जैसे कि इससे कोई क्वेश्चन बन जाएगा कि यदि आपका क्षेत्र बाढ़ग्रस्त इलाके में आता है तो एक प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते आप परिस्थिति से कैसे लड़ेंगे और अधिकाधिक लोगों की मदद कैसे करेंगे। तो एक सिचुएशन तो इसमें यह है कि आपको उस परिस्थिति से लड़ना है और दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करनी है। तो सबसे पहला स्टेप तो आपका ये होगा उत्तर के रूप में कि आप इवैक्यूएशन पे फोकस करेंगे कि जहां बाढ़ का बहुत ज़्यादा पानी आ चुका है और लोगों की जान को खतरा हो सकता है, उस एरिया को इवैक्यूएट करेंगे। अब वहां से जिन लोगों को इवैक्यूएट किया है उनको आप शेल्टर देंगे। शेल्टर देने के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि उनके लिए राशन की व्यवस्था करनी होगी। तो आप वो सुनिश्चित करेंगे कि उन लोगों तक राशन पहुँच सके जिससे उनकी भूखमरी से कोई मृत्यु ना हो जाए। दूसरा, आप यदि बहुत ज़्यादा नीड है तो मिलिट्री सर्विसेज का यूज़ करेंगे कि मिलिट्री सर्विसेज लें वहाँ पर और लोगों को इवैक्यूएट करवाएं या उनको शेल्टर प्रोवाइड करवाने में या फूड पहुँचाने में भी उनकी मदद ली जा सकती है। आप ये भी इंश्योर करेंगे कि जो इसेंशियल आइटम्स हैं उनकी कालाबाजारी ना हो, उनकी होर्डिंग ना होने लग जाए, ये आपको देखना होगा। अन्यथा ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो राशन डीलर्स होते हैं या जो ऐसे लोग होते हैं जो दुकान चलाते हैं किराना की, वो कुछ माल की सप्लाई को ब्लॉक करके रख लेते हैं। वैसी स्थिति न पनपे, अन्यथा भूखमरी की स्थिति बढ़ सकती है। तो इस केस स्टडी में अगर हम देखेंगे तो जिस परिस्थिति से आपको लड़ना है, जो परिस्थिति आपके सामने उत्पन्न हुई है, उस संदर्भ में इवैक्यूएशन और नीड पड़ने पर मिलिट्री सर्विसेज, ये तो आपकी कोर सॉल्यूशंस हैं। लेकिन पेरिफेरल इशू यहाँ क्या क्रिएट हो रहा है, वो ये हो रहा है कि कोई सामान की होर्डिंग होने लग जाए जो आपके लिए वहां पे नीडफुल चीजें हो सकती हैं, तो उसको आपको रोकना है। ये पेरिफेरल सॉल्यूशन है, ये भी आपको आपके आंसर में कवर करना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि आपके क्षेत्र के विद्यालय की छत आकाशीय बिजली से ढह जाती है और 3 बच्चों की उसके नीचे दबने से मृत्यु हो जाती है तथा उस समय गांव के लोग वहां आकर हंगामा करके स्कूल प्रबंधन पर जर्जर निर्माण का आरोप लगा देते हैं, तो आप दोनों पक्षों के मध्य समन्वय हेतु क्या प्रक्रिया अपनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो ये है कि गांव के लोग वहां आके खड़े हैं और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं, तो ये एक बहुत बड़ी संभावना बनती है कि वहां हिंसा की स्थिति उत्पन्न हो जाए। तो एक बार तो उन गांव के लोगों से आपको प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते समझौता करना होगा, समझाइश करनी होगी कि जो भी सरकारी मदद होगी हम आपको दिलाने का प्रयास करेंगे। हर योजना से हम जो आपके लिए बनी है लाभ दिलाने का प्रयास करेंगे। आप निश्चिंत होएं, आपको किसी भी प्रकार का न्याय मिलने से रोका नहीं जाएगा, आपको न्याय दिलाया जाएगा। साथ ही साथ बाद में आपके स्तर से वास्तव में आप उसे लाभ दिलाएंगे
अन्य विभागों से भी समन्वय करेंगे कि ऐसी स्थिति में वहां से क्या लाभ मिल सकता है, वो भी दिलाया जाना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही आप एक जांच टीम का भी गठन करेंगे। उस जांच टीम के द्वारा ये किया जाएगा कि क्या उस भवन का निर्माण घटिया था जिस वजह से ऐसी घटना हो गई, क्या उसमें सभी मानकों को अच्छे से देखा नहीं गया था, परखा नहीं गया था, या फिर विद्यालय प्रबंधन की कोई गलती थी कि उन्हें पता था कि ये छत जर्जर है, कभी भी ढह सकती है, लेकिन फिर भी ध्यान नहीं दिया, अनफॉर्चुनेटली वो बिजली गिरने की वजह से ढह गई। तो जांच कमेटी से जो रिपोर्ट आपको प्राप्त होगी उस आधार पे आप नेसेसरी एक्शंस लेंगे। एक अन्य मुद्दा हो सकता है, कॉन्सेप्ट हो सकता है, जिसमें हम मानवीय आपदा और निर्णय की प्राथमिकता की बात करेंगे कि मानवीय आपदा की स्थिति में आपके निर्णय की प्राथमिकताएं क्या होती हैं। इस आधार पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि किसी सरकारी भर्ती के विरोध में यदि किसी श्रेणी विशेष के लोग उग्र आंदोलन करते हैं, यहां तक कि हिंसा भी करने लगते हैं, तो उस स्थिति पर काबू पाने के लिए आपके निर्णयों का क्रम क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में आप बताएंगे कि सबसे पहले चूंकि हिंसा हो रही है तो आपको यह इंश्योर करना पड़ेगा कि इमीडिएट बेसिस पर वो हिंसा रुके। तो आप उसके लिए पुलिस बल का प्रयोग करके ये प्रयास करेंगे कि एक बार तो हिंसा रोकी जाए। दूसरे लेवल पे जाके आप प्रयास ये करेंगे कि आप जो सोशल लीडर्स हैं, जो रिलीजियस लीडर्स हैं, या आसपास के ऐसे लोग जिनका प्रभाव उस क्षेत्र की जनता पर काफी ज्यादा है, उनसे मिलकर एक बैठक आयोजित करेंगे, बातचीत करेंगे और उन लोगों को काबू में करने की कोशिश करेंगे जो इस प्रकार के आंदोलन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त असामाजिक तत्व जिनकी वजह से कोई भी आंदोलन होता है तो पूरी भीड़ उसमें शामिल नहीं होती। उसमें कुछ ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं जो अननेसेसरी हिंसा का प्रयोजन के साथ उसमें जुड़े होते हैं और इस भीड़ को उग्र बनाने का काम करते हैं। तो ऐसे असामाजिक तत्वों को पृथक करके, उनको डिटेन करके हम ये प्रयास करेंगे कि उस भीड़ पर काबू पाया जा सके। अगला सिचुएशन देखते हैं कि किसी स्थान पर दो धर्मों के व्यक्तियों के मध्य झगड़ा सांप्रदायिक दंगे का रूप ले लेता है। यदि आप एक एसडीएम हैं तो इसे रोकने हेतु आप क्या प्रयास करेंगे। तो इसमें हमको ये देखना होगा कि पुलिस की मदद से एक बार तो बैरिकेडिंग करेंगे, धारा 144 लगाएंगे ताकि तुरंत प्रभाव से उस स्थिति पर काबू पाया जा सके। साथ ही साथ हिंसा को बढ़ने से रोका जा सके या हिंसा की स्थितियां उत्पन्न होने से रोका जा सके। अगली स्टेप में हम धार्मिक नेताओं और बुद्धिजीवियों की मदद लेंगे। दोनों संप्रदाय के नेताओं से बात करेंगे, स्थिति को अपने पकड़ में लाने की कोशिश करेंगे और उनके माध्यम से समाधान निकालने का प्रयास करेंगे जिनकी बात आम जनता सुनती है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, यदि कोई व्यक्ति है जो जघन्य अपराध, जैसे उसने मर्डर कर दिया है कोई, उसके उपरांत वो पकड़ा जाता है और न्यायालय में दोष सिद्ध भी हो जाता है, क्या उसे फांसी दी जानी चाहिए या नहीं। आप जिस भी पक्ष के समर्थन में हैं उस हेतु तर्क भी दें। अब देखिए, वैसे तो न्यायालय पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार का निर्णय दे, लेकिन क्योंकि ये बात आप पर छोड़ी गई है कि इस संदर्भ में निर्णय क्या होना चाहिए, फांसी दी जानी चाहिए या नहीं, तो आपको कुछ जवाब देना होगा। तो इसमें अपनी भावनाओं पर आपको नियंत्रण रखना है। संभव है कि आप एक आक्रोश वाले व्यक्ति हो तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ जघन्य अपराध है, इस स्थिति में इमीडिएटली फांसी दे देनी चाहिए या किसी भी प्रकार से कैपिटल पनिशमेंट देकर उस व्यक्ति की लीला समाप्त कर देनी चाहिए। लेकिन हम वहाँ प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर हैं, ये प्रश्न आपके धैर्य की समीक्षा करने के लिए ही पूछा गया है। तो आपको यहाँ पर यह जवाब देना होगा कि हमें अपराध के स्तर का आकलन करना चाहिए कि किस प्रकार का अपराध है। यदि उस व्यक्ति की स्थिति ये है कि वो अनेक जीवन आगे भी समाप्त करता रहेगा, किसी प्रकार का कोई सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा है, तो संभव है कि कैपिटल पनिशमेंट की ओर जाएं। लेकिन कैपिटल पनिशमेंट किसी भी चीज का अंतिम विकल्प नहीं होता, अंतिम सॉल्यूशन नहीं होता। ऐसी स्थिति में हमें इसको कड़ी सजा दी जानी चाहिए और साथ ही इसके व्यवहार में परिवर्तन के प्रयास भी किए जाने चाहिए ताकि ये भविष्य में आम जनता के बीच में जाकर सामान्य जीवन का निर्वाह कर सके। अगली सिचुएशन देखते हैं, पेंडेमिक या चैलेंजिंग सिचुएशन। देखिए, कोविड-19 अभी हुआ था, उस संदर्भ में प्रश्न पूछे जाने की बहुत हद तक संभावना रहेगी। तो कोविड-19 की स्थिति में यदि आप मुख्य सचिव होते और सरकार को क्या किया जाना चाहिए इसका निर्णय आपको करना होता, तो आप क्या ऐसा अलग करते जिससे मृत्युएं कम होती। तो देखिए, सरकार ने काफी हद तक प्रयास किए थे कि कोविड-19 की सिचुएशंस पर काबू पाए जा सके।
तो ऐसी स्थिति में सरकार के उठाए गए किसी भी कदम को हमें गलत नहीं ठहराना है, हमें उसको पॉजिटिव उसके संदर्भ में बात करते हुए आगे बढ़ना है और हमारा उत्तर देने का प्रयास करना है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि यह स्थिति पहली बार हुई थी कि कोविड-19 जैसा पेंडेमिक आया। ऐसे में राजस्थान में बहुत अच्छे निर्णय लिए गए थे जिनके माध्यम से मृत्युओं पर काबू पाया गया और उस सिचुएशंस पर नियंत्रण पाया जा सका। लेकिन मेरे स्तर पर अगर मैं प्रयास करता तो वैक्सीनेशन की जो स्पीड है उसको और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करता, ऑक्सीजन सप्लाई को इंश्योर करता, प्राइवेट हॉस्पिटल से भी सहयोग लेता, दूसरा हर जिले में डॉक्टर्स की एक टीम बनाता और एक आईएएस ऑफिसर को रिक्रूट करता कि वो मॉनिटर करें हर सिचुएशन को उन डॉक्टर्स की टीम के साथ मिलके। तो इसमें केवल प्रशासनिक अधिकारियों का ही रोल नहीं था बल्कि चिकित्सा विभाग का भी रोल था। तो उनको इन्वॉल्व करने के साथ अगर मैं काम करता तो शायद बेहतर परिणाम आ सकते थे। अगली बात, यदि आप एक उपखंड अधिकारी हैं और आपके उपखंड की किसी ग्राम पंचायत में अचानक कोविड के 50 प्रकरण सामने आ गए जो कि अलग अलग परिवारों से है, तो आप क्या निर्णय लेंगे? तो इस स्थिति में हम कहेंगे कि हम पूरी फैमिली को क्वारंटाइन कर देंगे। हम ये इंश्योर करेंगे कि वो फैमिली के सदस्य या घर से बाहर ना निकलें। हम फूड और जो सप्लाईज हैं, जो इसेंशियल सप्लाईज हैं, वो उन तक पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। हम मेडिकल टीम को ये देख रेख करने के लिए इंश्योर करेंगे कि उनमें से किसी की स्थिति गंभीरता में तब्दील तो नहीं हो रही है। अगर ऐसा होता है तो उस व्यक्ति को वहां से इवैक्यूएट करके हॉस्पिटल फैसिलिटीज हम दिलवाएंगे। मेडिकल सुपरविजन रेगुलरली हम मेंटेन करेंगे। इस तरीके से हम इस सिचुएशन पर काबू पाएंगे। आगे इथिक्स के कुछ बिंदुओं पर डिस्कस करते हैं कि इथिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनके आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो हम एक कंडीशन लेते हैं, हितों का टकराव या सिविल सेवा के मूल्यों की पहचान करना। तो आपको प्रश्न के आधार पर यह तय करना है कि इसमें इथिक्स की किसी वैल्यू का यूज करते हुए हमें कॉन्सेप्ट बनाकर आंसर देना है या नहीं देना है। देखते हैं प्रश्न। आप एक व्यक्ति को अपने ऑफिस में संविदा से नौकरी पर रखने की स्थिति में हैं। 2 आवेदन ऐसे हैं जिनमें से एक हेतु राजनीतिक दबाव है और एक की योग्यता अधिक है। यदि आप राजनीतिक दबाव को अनदेखा करते हैं तो आपकी नौकरी पर आंच भी आ सकती है। ऐसे में आप क्या निर्णय लेंगे? तो इसमें जो सिविल वैल्यू, जो एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू सामने आ रही है वो ये आ रही है कि आपको निष्पक्षता के आधार पर निर्णय करना है। तो निष्पक्षता के आधार पर उस कॉन्सेप्ट को बेस बनाते हुए आप उत्तर देंगे। पैनलिस्ट को आपको स्पष्ट कहना है कि मैं अधिक योग्यता वाले का चयन करूंगा और उसका रीजन भी देना है कि मैं ऐसा इसलिए करूंगा क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू है, निष्पक्षता की जो वैल्यू है वो मुझे फॉलो करनी चाहिए। मैं एक प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहा हूं। दूसरा, राजनीतिक दबाव को 2 तरीके से काउंटर करूंगा, क्योंकि दबाव है तो ये भी आपको इंश्योर करना है कि आपकी नौकरी पर भी आंच नहीं आनी चाहिए। तो राजनीतिक दबाव को 2 तरीके से काउंटर करूंगा। एक तो वो जो भी व्यक्ति है जिनका मुझे राजनीतिक दबाव महसूस हो रहा है, दबाव आया है, उनको स्थिति की गंभीरता से अवगत कराऊंगा। उनको बताऊंगा कि ये बिल्कुल भी एथिकल नहीं है। इससे बाद में आपको भी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही मैं उच्चाधिकारियों को कार्य की पारदर्शिता के संदर्भ में लिखित में सूचित करूंगा ताकि ये स्पष्ट हो सके कि जो भी निर्णय लिया गया है वो बिल्कुल नियमानुसार लिया गया है, इसमें तत्कालीन कार्य करने वाले अधिकारी की कोई गलती नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। आपके उपखंड क्षेत्र से नेशनल हाईवे का एक हिस्सा गुजरने वाला है जिस हेतु रूट के चयन का जिम्मा आपको दिया गया है। सांसद महोदय जो कि वहीं के निवासी हैं चाहते हैं कि सड़क उनके घर के सामने से निकले ताकि उनके घर की वैल्यू बढ़ जाए। किन प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए आप निर्णय करेंगे तथा आपका अंतिम निर्णय क्या होगा? तो आपको यह बताना है कि मैं 3 पैरामीटर्स का इसमें ध्यान रखूंगा। एक तो न्यूनतम आमजन प्रभावित हो, दूसरा न्यूनतम पर्यावरण हानि हो और राजकोष का भी न्यूनतम खर्च हो। ये तीनों पैरामीटर अगर पूरे होते हुए सांसद महोदय के सामने से सड़क गुजारी जा सकती है तो कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। लेकिन इन तीनों में से एक भी पैरामीटर प्रभावित हो रहा है वहां से सड़क गुजारने में, तो फिर मैं एक रोड मैप तैयार करूंगा जहां ये तीनों पैरामीटर फुलफिल होते हों और लिखित में उच्चाधिकारियों को इस संदर्भ में सूचित करूंगा कि ये पैरामीटर्स इस सड़क मार्ग से फुलफिल हो रहे हैं तो हमें यहीं से ये सड़क बनानी चाहिए। साथ ही साथ सांसद महोदय को समझाने का प्रयास करूंगा
कि वो जिस क्षेत्र के निवासी हैं, वहाँ के लोगों ने उनको मतदान दिया है, अगर वहाँ के पर्यावरण को या वहाँ के कृषि भूमि को या वहाँ के लोगों को कुछ हानि होती है इसमें, तो उनके वर्चस्व पर भी आंच आ सकती है। तो ऐसा करके उनको समझाने का प्रयास भी साथ में किया जाएगा और एक मध्य मार्ग निकालने का पूरा प्रयास किया जाएगा, जिससे उनकी भी असंतुष्टि न हो और हमारा काम भी निकल जाए। आगे देखते हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है रिस्क टेकिंग अप्रोच, कि आप में कितनी रिस्क टेकिंग अप्रोच है, उसको जांचने का भी प्रयास किया जाएगा। जैसे प्रश्न देखते हैं, आपके उपखंड क्षेत्र में एक अतिक्रमण हटाने का जिम्मा सरकार के आदेशों से आपको दिया गया है तथा जिला कलेक्टर को आपको पर्याप्त पुलिस बल मुहैया करवाने को कहा गया है। अतिक्रमणकारी एक अपराधी किस्म का व्यक्ति है जिसके खिलाफ हत्या के मुकदमे दर्ज हैं तथा वह धन बल भी रखता है और उसने आपको मोटी रकम की पेशकश भी की है तथा सहयोग न करने पर मारने की धमकी भी दी है। आप इस स्थिति से कैसे निपटेंगे? तो देखिए, यहाँ पर आपकी इंटेग्रिटी भी चेक की जा रही है, रिस्क टेकिंग अप्रोच को भी चेक किया जा रहा है और साथ ही साथ आपकी स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग को भी अप्रोच किया जा रहा है, जानने की कोशिश की जा रही है। तो आपको स्पष्ट कहना है यहाँ पर कि पुलिस बल की उपस्थिति में निर्भीक होकर अतिक्रमण हटाने का कार्य करूंगा, क्योंकि ये राज्य सरकार के आदेश भी हैं और नीतिगत रूप से यही फैसला सही होगा। अगर वो व्यक्ति अधिक धमकी देता है या परेशान करता है तो उस संदर्भ में पुलिस में प्राथमिकी भी दर्ज करवाऊंगा, ताकि भविष्य में उसके द्वारा किए जाने वाली किसी भी संभावना को रोका जा सके। अगला प्रश्न देखते हैं, विवेकाधिकार। ये कॉन्सेप्ट है जिस पर आपसे कोई प्रश्न किया जा सकता है या आपके विवेकाधिकार की बात को जांचने का प्रयास किया जा सकता है, आपके कंपैशन को जांचने का प्रयास किया जा सकता है। एक कॉन्सेप्ट होता है फैटिग ऑफ कंपैशन। अगर आप में करुणा की थकान आ जाती है तो वो स्थिति जांचने का प्रयास किया जाता है कि किसी भी रूप में आप एक प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते आपके करुणा को, आपकी एम्पैथी, समानुभूति के गुण को कभी खोएंगे नहीं, ऐसी अपेक्षा आपसे की जाती है। एक प्रश्न देखते हैं, एक व्यक्ति जो बेहद गरीब है, जरूरतमंद है, किसी योजना में पात्रता हेतु 6 शर्तों में से 5 शर्तें पूरी करता है। यदि उसको आपने लाभ नहीं दिलाया तो उस योजना की विफलता कही जाएगी। ऐसे में आप क्या निर्णय करेंगे? स्पष्टवादी बनकर व्यक्ति को लाभ न मिलने की बात कह देंगे या फिर उसे किसी प्रकार लाभ दिलाने का प्रयास करेंगे? और यदि करेंगे तो क्या प्रयास होगा? तो देखिए, ये समानुभूति और करुणा पर बेस्ड प्रश्न है। इस मुद्दे पर करुणा रखते हुए उच्चाधिकारियों से बात करूंगा, उनसे सलाह लूंगा। यदि उससे भी बात नहीं बनी तो विभाग को एक पत्र लिखकर प्रयास करूंगा कि किसी तरह वो शर्तों में ढील दे दे इस पर्टिकुलर केस के लिए, ताकि इसे लाभ दिलाया जा सके। अन्यथा प्रत्येक अधिकारी के पास कुछ न कुछ विवेकाधिकार शक्तियां होती हैं, उन विवेकाधिकार शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रयास करूंगा कि उस व्यक्ति को लाभ प्राप्त हो सके। आगे देखते हैं, अरुचि की स्थिति पर भी एक प्रश्न बनता है। पसंद की सेवा नहीं मिली है आपको, तो आप जॉब के साथ कितना न्याय करेंगे? तो आपको इसमें क्लियर बोलना है, आपकी पसंद की जॉब नहीं है और अगर आप ये बोलेंगे कि नहीं नहीं मैं पूरा न्याय करूंगा, मैं उसी जॉब में रच पच जाऊंगा, तो वो प्रैक्टिकल आंसर नहीं होगा। आपको एक व्यवहारिक आंसर भी देना पड़ेगा जो पैनलिस्ट को भी पच सके, आपकी बात समझ में आ सके और रियलिस्टिक भी लगे। ऐसा लगे कि आप जो व्यक्तित्व सामने दिख रहे हैं वास्तव में वो है। एक झूठा व्यक्तित्व प्रदर्शित करने का प्रयास नहीं करना है। तो पसंद की सेवा न मिलने पर जॉब के साथ कितना न्याय करेंगे? तो आपको कहना है कि वर्तमान सेवा जिसमें मैं कार्य कर रहा हूं उसके साथ पूरा न्याय करूंगा तथा साथ के साथ आगे भविष्य की संभावना हेतु भी प्रयास करूंगा। मान लीजिए आपको कोई पोस्ट अलॉट हो गई है जो आप चाहते थे कि मैं प्रॉपर आरएएस में जाऊं, लेकिन आपको कोई पोस्ट अलॉट हो गई है, तो आप उसके साथ जस्टिस करेंगे, साथ ही आगे पढ़ाई करेंगे ताकि आप वहां तक पहुंच सकें जो आपकी डिजायर्ड पोस्ट थी, जहां पहुंचने की आपकी इच्छा थी। अगला एक प्रश्न देखते हैं, प्रॉपर आरएएस में चयनित होने के बावजूद कार्मिक विभाग के आदेशों से आपको कोई डल पोस्टिंग दे दी गई है, लेकिन वहां जनहितार्थ कार्य आप कर सकते हैं। ऐसे में जॉब के साथ न्याय कैसे करेंगे? तो इसमें आपको उत्तर देना होगा कि कोई भी पद होगा मैं पूर्ण निष्ठा के साथ काम करूंगा, क्योंकि मैं प्रॉपर आरएएस हूं तो पोस्टिंग में फेरबदल तो होता रहेगा, ये जॉब की प्रकृति का भाग है, तो मैं उसके साथ पूरा न्याय करूंगा और जो भी बदलाव होंगे
सदैव उनको हृदय से स्वीकार करते हुए अपने कार्य का निर्वाह करूंगा। आगे चलते हैं। निर्णय क्षमता पर कुछ प्रश्न बन सकते हैं। हॉस्पिटल में एक ही बिस्तर शेष है। एक 80 साल के एवं एक 20 साल के व्यक्ति को गंभीर कोविड की स्थिति है। 80 साल के व्यक्ति आपकी पत्नी के दादाजी हैं। 20 साल का कोई व्यक्ति अनजान है। आप उपखंड अधिकारी होने के नाते चाहें तो दादाजी को बेड दिलवा सकते हैं। आप इस स्थिति का सामना कैसे करेंगे? तो देखिए, यहाँ हड़बड़ी में कोई उत्तर नहीं देना है कि मैं उस लड़के को बेड दिलवा दूंगा, दादाजी को अवॉइड कर दूंगा। इस प्रकार का उत्तर अपेक्षित नहीं होता है पैनलिस्ट की ओर से। आपको परिस्थिति देखनी है। पहले परिस्थिति देखूंगा कि किसकी स्थिति ज़्यादा गंभीर है, पहली बात। दूसरी बात ये जांचना जरूरी होगा कि किसको हॉस्पिटल की ज़्यादा आवश्यकता है। बिना हॉस्पिटल के किसकी जान चली जाएगी, ये इंश्योर करना पड़ेगा। तो जो भी ऐसी स्थिति में होगा जिसकी बिना हॉस्पिटल के जान जा सकती है, उसको हॉस्पिटल में एडमिशन दिलवाएंगे। फिर भी यदि दोनों को समान गंभीरता है तो 20 साल के व्यक्ति को नैतिक रूप से प्राथमिकता दिलाऊंगा। ये आपका उत्तर होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। आपके उपखंड में मुख्यमंत्री का दौरा है। अचानक आपको पता चलता है कि वे जिस रूट से आने वाले हैं वहां कुछ उग्र प्रदर्शन करने हेतु लोग इकट्ठे हो गए हैं। संभव है कि वे पत्थरबाजी व हथियारों का भी प्रयोग करें। आप तुरंत प्रभाव से क्या एक्शन लेंगे? तो यहां आपको दो तरीके से उत्तर देना पड़ेगा। पहली परिस्थिति तो ये होगी कि वो आने ही वाले हैं और इधर लोग खड़े हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर समय अंतराल आपके पास कम है तो ऐसी स्थिति में उनकी सुरक्षा एजेंसी को पूर्व सूचित करवा के एक बार तो उनका मार्ग बदलवा देंगे, जिसकी सूचना आप आपके जिला कलेक्टर व अतिरिक्त जिला कलेक्टर को भी प्रोवाइड करवाएंगे। उनके माध्यम से आप उनका रूट चेंज करवाकर सेफ रूट से उनकी पहुंच सुनिश्चित करेंगे। और यदि आने में अधिक समय अंतराल है, आपके पास पर्याप्त समय है कि आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, तो लोगों से समझाइश करेंगे और उनके जो नेतृत्वकर्ता होंगे उनसे बात करके उनको ये आश्वस्त करेंगे कि हम मुख्यमंत्री जी से आपकी मुलाकात करवाने का प्रयास करेंगे कि आप उनसे बातचीत करके अपनी समस्याओं को रख सकें। साथ ही आप पुलिस को साथ रखेंगे ताकि अगर आपको वहाँ पे किसी दुविधा का सामना करना पड़े या लोग अधिक उग्र हों तो उस परिस्थिति पर काबू पाया जा सके। अगला प्रश्न देखते हैं समर्पण के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। इसमें प्रश्न देखते हैं कि आपके विधानसभा क्षेत्र में चुनाव है जिसमें आप सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की भूमिका में हैं। मतदान दिवस को ही आपको सूचना मिलती है कि आपके क्वार्टर पर आपकी पत्नी जो कि गर्भवती है प्रसव के दर्द से करा रही है। आप उस स्थिति में क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में एकदम से आपको ये जवाब नहीं देना है कि कुछ भी परिस्थिति हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं अपनी ड्यूटी निभाऊंगा। ये प्रैक्टिकल आंसर नहीं होता है, व्यवहारिक नहीं लगता है, क्योंकि एक मानवीय दृष्टिकोण से भी ये संभव नहीं है। तो आपको उत्तर किस प्रकार देना है कि मैं जिला निर्वाचन अधिकारी जो कि जिला कलेक्टर होते हैं उनसे वैकल्पिक व्यवस्था की मांग करूंगा। उनसे कहूंगा कि इस प्रकार का इशू है, तो बहुत हद तक संभावना है कि उस तत्कालीन समय में कुछ रिजर्व पोस्ट भी रखी जाती हैं, वहाँ कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो सके। लेकिन यदि इस बात की स्वीकृति नहीं मिलती है, छुट्टी नहीं मिलती है, ऐसी स्थिति में मैं किसी को पारिवारिक जिम्मेदारी सौंप कर पूरे समर्पण से, पूरी निष्ठा से अपनी ड्यूटी का निर्वाह करूंगा। आगे बढ़ते हैं। क्रिएटिविटी और इनोवेशन पे भी बात की जा सकती है आपसे। तो इसमें एक क्वेश्चन देखते हैं। सरकार ने आपको स्वास्थ्य विभाग में आमूलचूल परिवर्तन हेतु गठित समिति का अध्यक्ष बनाया है। आप क्या क्या नवीनता लाने का प्रयास करेंगे? तो इसमें आपको ये देखना है कि जो चीज़ें चल रही हैं वो तो चल ही रही हैं, आप क्या नया कर सकते हैं, बात ये पूछी जा रही है। तो आपको कहना है कि मैं स्वच्छता को इंश्योर करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि अगर आपको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो पहले अच्छे वातावरण की आवश्यकता होती है। तो चारों ओर स्वच्छता का माहौल हो, ये इंश्योर करवाना आवश्यक होगा। दूसरा, अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स की उपलब्धता को सुनिश्चित करवाएंगे आप। तीसरा, डॉक्टर्स, नर्सेस, फार्मासिस्ट इत्यादि की अपॉइंटमेंट के लिए आप सिफारिश करेंगे कि इनकी नियुक्ति हो, क्योंकि इनकी नियुक्ति होगी तभी स्वास्थ्य विभाग बहुत अच्छे से कार्य कर पाएगा। साथ ही आप स्कीम्स का, जो स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई स्कीम्स हैं, उनके बेहतर इम्प्लीमेंटेशन का भी प्रयास करेंगे। हॉस्पिटल के कर्मचारियों द्वारा उनकी भूमिका का श्रेष्ठ निर्वहन किया जाए, इसको भी आपको इंश्योर करवाना होगा। इसके माध्यम से आप स्वास्थ्य में आमूलचूल परिवर्तन ला सकेंगे। तो इस प्रकार हमने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स को बेस बनाकर ये प्रयास किया कि कैसे सिचुएशनल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और उनका एक आदर्श उत्तर क्या होना चाहिए।
आपको बिल्कुल भी घबराने की या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप उस सिचुएशन को कंसेप्ट के साथ लिंक करें और फिर उत्तर देने का प्रयास करें। आप निश्चित ही सही उत्तर दे पाएंगे और पैनलिस्ट को प्रभावित कर पाएंगे। इस प्रकार हमने 5 चैप्टर्स इंटरव्यू डायरीज में डिस्कस किए हैं, जिनमें हमने डेफ को भरना बताया, हमने सर्विस की प्रेफरेंसेस की बात की, हमने कंटेंट क्या पढ़कर जाना चाहिए इस संदर्भ में बात की, पर्सनालिटी को कैसे आंका जाता है ये बात की, और अंत में सिचुएशनल क्वेश्चंस की बात की। तो आशा है कि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा। आप इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अगर कवर करके जाते हैं तो निश्चित ही आप बहुत अच्छे अंक प्राप्त करने वाले हैं। आपको अनंत शुभकामनाएं, आप सफल हों। इसी आशा के साथ इंटरव्यू डायरीज को आज समाप्त करते हैं। थैंक यू।